जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यदि आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले तो वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में वे प्रश्न लेकर आया हूं जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चाहे वो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे वो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे वो आपके न्यूमेरिकल हो, उन सभी के सभी टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं। यदि आप भी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आपका भी सपना है कि मैं 90% नंबर लेकर आऊं, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करके जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में वही प्रश्न डाले गए हैं जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वन शॉट वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपका पूरा साइंस का पूरा टॉपिक कवर करने वाला हूं, जिससे आपका 70 नंबर पक्का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। और ये 2018 में, 2020 में, 2022 में और 2023 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 2025 में पक्का आएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। देखिए उसका उत्तर क्या है, उत्तर भी मैं साथ ही लेकर आया हूं कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे कि CH4 मेथेन है आपका, उसकी CO2 की उपस्थिति में उसका जब हम क्या कर दहन करवा रहे हैं तो आपका जल और ऊष्मा मुक्त हो रहा है। ऊष्मा क्या हो रहा है आपका, मुक्त हो रहा है। यानी कि इस एग्जाम्पल को आप क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और इसका ये उदाहरण हो गया N2 + O2 गिव्स 2NO। और उसमें यहाँ पे क्या होती है आपकी ऊष्मा शोषी, यानी कि ऊष्मा एब्जॉर्ब की जाती है, यानी कि ऊष्मा ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन कि रेडॉक्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है वो क्या होता है, उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न बता रहा हूं सबको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, देखिए उत्तर इसका दिया है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इस रेडॉक्स रिएक्शन में आपका अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होता है। जैसे कि यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है कि CuO + H2 गिव्स Cu + H2O। यहाँ पे Cu का आप देख सकते हैं अपचयन हो रहा है और H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। CuO का अपचयन हो रहा है और H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको परिभाषा लिखनी है और यहाँ पे आपको उदाहरण लिखना है, जिससे आपको 2 नंबर पूरा का पूरा कंफर्म मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्षारण क्या होता है। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण के 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण क्या हो गया, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पीएच पैमाना क्या मापता है। और इस क्वेश्चन को भाई वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बिना पूछे एग्जाम में रह ही नहीं पाता है। हर एक सेट उठाकर देख लीजिए, पीएच के बारे में आपको पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो पूछा है कि पीएच पैमाना क्या मापता है एवं उदासीन अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच मान का परास बताइए। तो देखिए पीएच पैमाना क्या बताता है। पीएच पैमाना अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है। उदासीन अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच मान का परास निम्न प्रकार है। जैसे कि अगर जो अम्लीय प्रकृति का रहेगा तो 0 से 7 के बीच में रहेगा, उदासीन रहेगा तो 7 पर रहेगा और क्षारीय रहेगा तो 7 से 14 के बीच रहेगा। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। यानी कि जो चीज अम्लीय होती है उसका पीएच 7 से कम होता है और जो चीज उदासीन होती है उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। और जो क्षारीय होता है उसका 7 से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन कि खनिज तथा अयस्क में अंतर समझाइए। कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए खनिज क्या होता है कि प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि लोहा, कोयला इत्यादि इसके उदाहरण हो गए। अब अयस्क क्या होता है, जो आपके अयस्क है उसको लिखा है कि जिन खनिज
से किसी धातु को प्रचुर मात्रा कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सकते हैं, उस खनिज को विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम बॉक्साइड इसका उदाहरण हो गया। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आप अगर जो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखते हैं तो आपको 2-2 नंबर का जो प्रश्न रहेगा उसमें 2-2 नंबर पक्का मिल जाएगा, क्योंकि आपको परिभाषा लिखना रहता है और साथ ही में उदाहरण भी लिखना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समजातीय श्रेणी क्या है, यानी कि होमोलोगस सीरीज समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो देखिए, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका क्रियात्मक समूह व सामान्य सूत्र एक जैसे होते हैं उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। इसके सदस्यों का समजान सदस्यों का समजान गण कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेथेनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ये सब क्या है, होमोलोगस सीरीज में आते हैं, यानी कि सजातीय श्रेणी के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दिया है कि संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक पर टिप्पणी लिखिए, कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसका मतलब होता है कि जिस यौगिक के सारे कार्बन परमाणु एकल आबंध से जुड़े होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे कि मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब में सिंगल बॉन्ड लगा है, सब में सिंगल 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 सिंगल, सब में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट दिया है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा है कि जिस यौगिक के 2 कार्बन परमाणु एक द्वि या त्रि आबंध से जुड़े होते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का प्रयोग किया है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का, और जैसे ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो क्या हो जाता है, हमारा संतृप्त हो जाता है हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कार्बनिक यौगिकों के प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन होता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का आपका उदाहरण हो गया। और साथ ही में इसका बिल्कुल फ्री पीडीएफ मैं दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल जाकर सर्च करेंगे साइंस की पढ़ाई और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको इस पे इसकी मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल फ्री में मैं पीडीएफ दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, जो साबुनीकरण है वो कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, जैसे कि उच्च भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाता है। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH तथा KOH द्वारा अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे क्योंकि ये तो हर साल आता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये 5 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में, किसी नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो साबुन की रासायनिक अभिक्रिया है इसको भी आप याद कर लेंगे। इसको ट्रिक के साथ याद करने की मैंने ट्रिक बताई है। ठीक है, उसको भी आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन है कि एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कि एस्टरीकरण क्या होता है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जिस प्रकार अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं, ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। और एस्टरीकरण का आपका उदाहरण हो गया कि एस्टरीकरण कैसे आपका यहाँ पे हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यकृत क्या है, इसके 3 प्रमुख मतलब कि इसके 3 मुख्य कार्य बताइए। अभी आपका बायो का क्वेश्चन है, तो यकृत आपका क्या होता है, मानव शरीर में बड़ी ग्रंथि यकृत है जो कि हल्के पीले रंग के पित्त रस का निर्माण करती है। ठीक है ना, यहाँ पे यकृत के कार्य कौन कौन से होंगे कि यकृत कोशिकाएं हिपैरिन नामक पदार्थ का स्राव करती हैं जो रुधिर वाहिकाओं में रुधिर को जमने से रोकता है। ठीक है, और साथ ही में अग्नाशयी रस के अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए पित्त रस बनता है और भोजन को क्षारीय बनाता है। यह पचे हुए अवशोषित प्रोटीन को पेप्टोन तथा अमीनो अम्ल के रूप में संचित करता है। साथ ही में आपका चौथा है कि यह रुधिर के निर्माण में भी सहायता करता है क्योंकि यकृत के अंदर लाल रुधिर कणों का संचय, निर्माण व टूट-फूट आदि कार्य होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका आ गया दूसरा 12 नंबर प्रश्न कि वायवी और अवायवी श्वसन में अंतर बताइए। और बिल्कुल इसी प्रकार से आपको अंतर लिखना है कि वायवी श्वसन आपका क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तथा इसमें ऑक्सीजन उपभक्त होती है। और दूसरा है कि अवायवी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में
होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, CO2 तथा जल अंतिम उत्पाद होते हैं। इसमें एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल क्या होते हैं, अंतिम उत्पाद होते हैं। इसमें केवल 38 ATP के अणु मुक्त होते हैं। इसमें केवल 2 ATP के अणु ही मुक्त होते हैं। तो ये आपके अवायवी और वायवी श्वसन में अंतर था। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में वानरत्नों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। पौधों में वानरत्नों की उपयोगिता, इसका हेडिंग उत्तर है। और यहाँ पे देखिए कि वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन क्रिया में सहायक होता है, और साथ ही काष्ठीय तनों में बाहर की ओर छाल उपस्थित होते हैं। इनमें भी कार्क कोशिकाएं होती हैं जो गैसों का विनिमय करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। ठीक है, इनकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो जब बीज रहित पौधों में जनन क्रिया कायिक जनन विधि द्वारा होती है तो इनके अंतर्गत पौधों के किसी कायिक अंग, जड़, तना, पत्ती, कलियाओं द्वारा नया पौधा तैयार किया जाता है जिसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, ये आपके ऐसे हेडिंग हो गए। और यहाँ पे देखिए कलम लगाना और दाब लगाना, ये सब इसके मतलब कि उदाहरण है, ऐसे आपको बताया गया है। ठीक है, देखिए उदाहरण पूछा है तो उदाहरण सहित हमने इसका व्याख्या भी कर दिया है। उदाहरण में पहला है कि कलम लगाना। इस विधि में तने की कलिका को युक्त छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं। इन टुकड़ों को कलम कहते हैं। इसके निचले सिरों को जमीन में दबा देते हैं जिससे कुछ दिन बाद जड़ें निकल आती हैं और उसे काटकर एक दूसरे जगह पर लगा दिया जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, हम कलम करना कहते हैं। ठीक है, जैसे गुड़हल का, गुलाब का, कैक्टस का आप लोग कलम किए होंगे, गुलाब का कई लोग किए होंगे। ठीक है, कलमी गुलाब जिसको बोलते हैं। फिर दाब लगाना है आपका, कि दाब लगाना में है कि कुछ पौधों में हम पौधों की शाखा को झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ समय बाद उसमें जड़ें निकल आती हैं। उसके बाद नई पौधा बन जाता है, नया पौधा बन जाता है। उसके बाद उसको काट कर अलग जगह पर लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे बेला, चमेली, कनेर, यह विधि अपनाई जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए ऐसे ऐसे पूरे के पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसका मैं PDF दे दूंगा। और ये पूरा फिजिक्स का है। अभी तक तो मैंने बायो और उसका कवर किया, बायो और उसका बोलते हैं केमिस्ट्री का कवर किया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इस फिजिक्स के क्वेश्चन को कवर करूंगा। तब तक के लिए टारगेट इसका लाइक है कि वीडियो पे 1000 लाइक कर दीजिए, तो मैं पार्ट 2 जल्दी ही लेकर आऊँगा और पूरा का पूरा फिजिक्स का भी क्वेश्चन कवर करूँगा। 1000 टारगेट मतलब 1000 लाइक का टारगेट रखता हूँ। जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे उतनी जल्दी ही पार्ट 2 आएगा। 1000 लाइक जैसे ही होंगे मैं पार्ट 2 लाऊंगा और सबका फ्री PDF दूंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो जाइए जल्दी जल्दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।